वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से अपने लिए फ़ोन परचेज कर सकते हो। अब ये है कि मैंने अपना इस पे मेन फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर रखा है कि आप किस तरह से आप सबसे ज़्यादा कम प्राइस में एक अच्छे ब्रांड से एक अच्छा फ़ोन परचेज कर सकते हो। अब मैं खुद फ़ोन पे गेम्स वगैरह खेलता हूँ तो मेरा भी मेन फोकस ना परफॉर्मेंस पे ज़्यादा होता है। अभी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह बना लिए थे अपने सामने जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए ख़रीद रहे हो। आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, इन शॉर्ट सोशल मीडिया के लिए, या फिर आपको गेमिंग के लिए चाहिए मेन जिसमें आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस होगी, और या फिर आपको कोई कैमरे के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखूँगा। सबसे पहले है कि क्या चीज़ नहीं करनी फ़ोन ख़रीदते वक्त। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पहला फ़ोन था इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। तो अब उसका कुछ ये सीन था कि अब मैंने किया क्या, मुझे पर मोबाइल्स का कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरा पहला स्मार्टफ़ोन था वो। तो मैंने फिर गया हूँ, ऑफ़लाइन परचेज़ किया था वो। शॉप पे गया हूँ और मैंने उस बंदे से कहा कि मुझे ना मतलब 20,000 के आसपास ना फ़ोन बता दो। तो उसने फिर मुझे 1-2 कुछ फ़ोन्स दिखाए। मेरा मकसद सैमसंग लेना था मेन फ़ोकस, लेकिन वो तब महँगा वो बहुत था, तो मैंने फिर इन्फिनिक्स ले लिया था। और मुझे याद है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 ना ज़्यादातर दिखता था वो सैमसंग A03s की तरह दिखता था वो तब वो दोनों इसी की ना साथ-साथ के हैं। तो अब अगले दिन ना फिर जब मुझे उस बंदे ने फ़ोन्स वगैरह कुछ दिखाए ना, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 नज़र आया। उस हिसाब से बड़ा अच्छा डिज़ाइन वगैरह था, 5000 मिलियन पर बैटरी थी और स्लिम बड़ा था। उसको मैंने ख़रीदा। अब अगले दिन मैं जब कॉलेज लेके गया हूँ ना, मेरे दोस्त वगैरह थे वो भी अभी रिसेंटली फ़ोन्स वगैरह ले रहे थे। अब ये था कि हम ना पबजी वगैरह जब उसमें हमने रन की ना, तो हम पबजी लाइट वगैरह ज़्यादातर शुरू की थी तब। मेरा दोस्त था उसके पास था टेक्नो का कोई फ़ोन था स्पार्क, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है वो था कौन से वाला। लेकिन उसमें ये था कि उसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ था और मेरे वाले में क्वाड कोर प्रोसेसर था। इसका मुझे पहले पता नहीं था। तो होता ये था कि जब सबसे पहले जब गेम रन की ना उसके ऊपर, तो परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा फ़र्क पता लगा था। क्योंकि मेरे में लैग होके चलती थी, इतनी अच्छी नहीं चलती थी और उसके फ़ोन पे बड़ी अच्छी चलती थी। हालाँकि वो क्वाड कोर प्रोसेसर था और प्राइस, मज़े की चीज़ ये थी कि प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। या 1000 वो ऊपर होगा या कुछ, प्राइस सिमिलर ही थी। जब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ ना कि मैंने कितनी बुरी परचेज़ कर लिया है, इस दिन को मैं भूला नहीं हूँ कभी भी। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ़ोन है सैमसंग का है, इसको मैंने बड़ा सोच विचार के बाद, बड़ा R&D के बाद खरीदा था। इससे मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। A07 है बाय द वे ये। इसमें हीलियो G99 आता है जो कि अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो हम शुरू करते हैं सब ब्रांड से। अब ये सब ब्रांड्स होते क्या हैं? अब आपने नाम सुना होगा इन्फिनिक्स, टेक्नो और वीवो, ओप्पो। ये सुनने में ना बहुत सारा लगता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो ना, तो ये मेन ना ब्रांड्स होते हैं, कंपनी होती है, ठीक है? उसके आगे छोटे-छोटे ब्रांड्स होते हैं। अब जैसे गूगल है, इसको अल्फ़ाबेट ओन करता है। इसी तरह ही ना कुछ जैसे फ़ोन ब्रांड्स हैं ना, समझ लो टेक्नो, इन्फिनिक्स, आइटेल। ये जो 3 ब्रांड्स हैं ना, ये एक ही ब्रांड के नीचे आते हैं। ये चाइना का ग्रुप है ये, ट्रांजिएंट होल्डिंग्स। अब ये बेसिकली ये 3 फ़ोन ओन करते हैं। अगर आप इन 3 फ़ोन्स को चलाते हो ना, तो आपको सेम ही सिमिलर यूआई मिलेगा। ऐप्स काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेंगी। जैसे उसमें होता है AHA गेम्स होता है और वो तीनों फ़ोन्स के अंदर होगा। और इस तरह से काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं जिन्हें अक्सर ब्लोटवेयर्स भी जिनमें कुछ होते हैं, वो अक्सर सिमिलर ही मिलते हैं क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी एक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो ओप्पो की, जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO है। अब ये भी सारी बीबी के ग्रुप के अंदर आती हैं। अब वजह ये है कि इनकी टियर लिस्ट क्यों बनी हुई है, क्योंकि ना कंपनी थोड़ा फोकस करती है कि कौन सा कस्टमर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल iQOO की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है। इसमें कैमरे अच्छे नहीं मिलेंगे,
बिल्ड क्वालिटी में भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन इनका ना मेन फ़ोकस होता है कि इन्होंने परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। अब जो बीबी के ग्रुप के अंदर एक और देख लेते हैं ओप्पो। इनका मेन मकसद होता है कि इन्होंने ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कह लो स्टाइलिश डिज़ाइन देना होता है और लग्ज़री की तरफ थोड़ा-सा आते हैं मतलब नए डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? और वन प्लस बेसिकली होता है, आप ये समझ लो जैसे सैमसंग के अंदर एस होता है ना, एस वाले होते हैं मतलब टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप डिस्प्ले और एआई फीचर्स मैक्सिमम जो मतलब आपके लोग टॉप ऑफ द लाइन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो ये इसके वन प्लस में से आता है। और जो उनका रियलमी है ये थोड़ा-सा यूथ को फ़ोकस करता है मतलब उस हिसाब से फीचर्स देने के लिए ना, मतलब कैमरास वगैरह कुछ हद तक। वीवो को उन्होंने यूजुअली कैमरा के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने बेसिकली सब ब्रांड्स ना डिवाइड किए होते हैं हर किसी ने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि चलो मैं ओप्पो का फ़ोन देखता हूँ, इसका भी ना सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, अब इस पे मैं ज़्यादा बाद में बात करता हूँ। अगर हम ओप्पो की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर यहाँ 3 कैटेगरीज़ दी हुई हैं। अब ओप्पो के अंदर ए सीरीज़ आता है जो कि सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है और उसमें फ़ोन की प्राइसेस भी कम होती हैं और उसी हिसाब से हार्डवेयर होता है। उसके बाद आता है रेनो सीरीज़, ये इनकी कह लो हाई एंड सीरीज़ होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, अच्छी डिस्प्ले मिलेगी और अच्छा प्राइस टैग मिलेगा। यूजुअली ये फ़ोन्स लाख प्लस के होते हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा आएगा, फीचर्स ज़्यादा होंगे, एआई फीचर्स भी होंगे जो काम के होते हैं अक्सर। और फिर हमारे पास एन सीरीज़ आ जाती है जो कि यूजुअली हमारे पास फोल्डेबल्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब कैटेगरीज बनाई होती हैं इन्होंने। अब वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिन पे आप अपना फोकस कर सकते हो खरीदने के लिए। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल है ना, इनका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं होता, बगी होता है यूजुअली ना, बग्स बहुत होते हैं और हार्डवेयर की क्वालिटी का है एक कंसर्न। अब मेरे पास भी था जो सा मैंने अभी बताया ना इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, इसका मैंने चार्जिंग पोर्ट चेंज की थी कोई 2 दफ़ा। अच्छी बात ये थी कि वो फ़ोन बदल खुल सकता था पीछे से ना। वैसे तो वो सील्ड ही था, लेकिन वो कुछ बना इस तरह से हुआ था कि खुल जाता था, थोड़ा-सा करके ना मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देख लिया था। बाकी मैं मॉड्यूल जाके हाल रोड से ले आता था और मैंने उसको कोई 2 दफ़ा ना रिप्लेस किया था खुद से, बड़ा साफ़ अच्छा हो गया था। लेकिन ये है कि मुझे 2 दफ़ा उसको चेंज करना पड़ा उसकी टाइप सी को, तो मुझे पूरा बोर्ड ही बदलना पड़ता था। टेक्नो इन्फिनिक्स साइटल का ना हार्डवेयर का इशू थोड़ा रहता है, इसलिए आप देख रहे होगे अक्सर यूट्यूबर्स 50 या 55,000 से ऊपर नहीं रिकमेंड करते टेक्नो इन्फिनिक्स और आइटल को ना, क्योंकि इस ब्रांड की इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है फ़ोन्स की ना। मतलब 50-55 तक ओके है, इससे ज़्यादा जब आप जाते हो ना, तो ये जो कुछ नॉन इश्यूज हैं ना, ये मसले क्रिएट करना शुरू करते हैं। और जैसे मेरे पास जो था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी मे बी परचेज करूँ जैसे इन्फिनिक्स की मैं हॉट सीरीज में भी परचेज करूँगा, इससे ऊपर मैं नोट पे नहीं जाने वाला। इन्फिनिक्स की स्मार्ट सीरीज मेरे पास थी, तो वो तो मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली दोबारा नहीं लूँगा। मे बी मैं इनकी हॉट सीरीज को कंसिडर करूँ, लेकिन नोट फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि वही सेम चीज़ जो मैंने बताया ना, ये इश्यूज हैं इस चीज़ के ना। और हमारे पास फिर आए थे बीबी के ग्रुप के, जिसमें वन प्लस पर्सनली मेरा फेवरेट है, मैंने यूज़ भी किया है, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। ओप्पो अच्छा है, लेकिन ये चीज़ देख के कि आप प्रोसेसर डिस्प्ले ये खरीदने से पहले ज़रूर चेक कर लेना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओप्पो का फ़िलहाल अच्छा देखा है मैंने। वीवो की जहाँ तक बात है, ये आपको शायद याद होगा जब ये वीवो शुरू-शुरू में आया था, तो इसके बारे में था कि जब आप इसे तस्वीर लो ना, तो इसके हालाँकि मार्केटेड किया जाता था एज़ अ कैमरा फ़ोन ना, कैमरा को ज़्यादातर ये फ़ोकस करते थे अपने स्लोगन्स में एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। तो इसके अंदर जब वो तस्वीर वगैरह लेते थे, थोड़ा बहुत ना कलरिंग्स का थोड़ा बहुत ना आता था, शेड वगैरह फ़र्क आता था, मतलब वॉश्ड आउट कलर्स ऐसा कुछ होता था। अब का पर्सनली मैंने वीवो बड़ी देर पहले यूज़ किया था, लेकिन जिसको अगर मैं इसको रेट करूँ ना, तो मैं बीबी के ग्रुप के अंदर ना सबसे पहले जिसको मैं कंसिडर करूँगा वो वन प्लस, जो कि मैंने यूज़ किया है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड होती है और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है इस वजह से। फिर उसके बाद मैं ओप्पो देखूँगा ये देख के कि उसमें प्रोसेसर कौन-सा लगा है, डिस्प्ले कौन-सी लगी है, खुद से फ़िल्टर आउट करके, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इसका इतना इश्यू नहीं होता।
और फिर आता है वीवो, जो कि मैं नहीं कंसीडर करूँगा, मुझे पर्सनली नहीं इतना अच्छा लगता जितना अ, जैसे मेरे दोस्त के पास था, जब तब उसने नया-नया लिया था कॉलेज के अंदर ही, वीवो Y21 शायद। उसका मुझे अभी भी याद है, नया फ़ोन था, अभी अगले दिन वो लेकर आया। स्वाइप कर रहा था नीचे ना, स्क्रॉल कंट्रोल पैनल को, तो हर दफ़ा ग्लिच होता था वो पैनल स्क्रॉल करने पे ना, कंट्रोल पैनल हर वक़्त ग्लिच करता था। मुझे याद है मैंने ही सेटअप किया था वो फ़ोन, तो मुझे उस हिसाब से नहीं अच्छा लगता ये। मेबी इनके फ्लैगशिप अच्छे हों, लेकिन मैं नहीं कंसीडर करूँगा वीवो को। बाकी रियलमी के आपने शायद कंट्रोवर्सी सुनी होगी पहले ही, कि ये फ़ोन एक ही फ़ोन को बना के ना बार-बार उसको नाम चेंज करके, स्किन वगैरह चेंज करके ना रीलॉन्च करते रहते हैं। सॉफ्टवेयर भी ओके मैंने इसका रेट किया, लेकिन मैं भी पर्सनली रियलमी अगर मैंने लेना भी हुआ ना, तो मैं मे बी एज़ अ सेकेंडरी फ़ोन रखूँगा, लेकिन मेरी कोई कोशिश नहीं है या मेरा खुद कोई पर्सनल नहीं है कि मैं इसे लूँ। और आईक्यू का है कि ये यूजुअली ना, जैसे गेमर्स को यूजुअली टारगेट करता है, जिनको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए होती है। यूजुअली ना जो ज़्यादातर गेमिंग को टारगेट करते हैं ना फ़ोन्स, इनके अंदर एक ये मसला रहता है कि ये बहुत अच्छे भी नहीं होते और कुछ ज़्यादा ही कुछ हद तक बुरे हो जाते हैं। आम तौर पर ख़ास तौर पे जब बजट की बात करें। अभी कुछ और भी ब्रांड्स हैं, रेड ड्रैगन हो गया, इस तरह के और भी ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ़ गेमिंग फ़ोन्स बनाते हैं, उनकी मैं बात नहीं इसमें कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बजट में रह के बनाते हैं। आईक्यू भी ओके है, मैं इसको रियलमी की तरह ही दरमियान में रखूँगा, दोनों को बराबर ही रखूँगा। फ़िलहाल ओवरऑल जिससे मैं खुद पर्सनली सैटिस्फाई हूँ वो सैमसंग है। कोई भी फ़ोन जब नया लॉन्च होता है, तो कोशिश करना ये चीज़ को आपको खुद भी पता होगा कि उसी वक़्त नहीं खरीद लेते जाके, ठीक है? उसकी भी वजह ये है कि कंपनी ने अपना फ़ोन ज़्यादा मार्केट करती है, प्राइस में ज़्यादा मार्केट करती है, तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी इतना नहीं रहता। फिर कुछ महीनों बाद उस पे डिस्काउंट वग़ैरह लगता है, तो वो कम हो जाता है। फिर वो सही में वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बन जाता है। और 8वें में लास्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम होता क्या है? आपने देखा कि अक्सर लोग जो एप्पल यूज़र्स हैं, वो एप्पल के अलावा और किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, और जैसे सैमसंग का कोई इकोसिस्टम में हो, तो वो किसी और को नहीं देखेगा, क्योंकि वो उस चीज़ से पहले सैटिस्फाई होता है। अभी इकोसिस्टम होता क्या है? अब होता ये है कि अगर आपके पास समझ लो आईफ़ोन है ना, और आपके पास है मैकबुक, दोनों में आपका अकाउंट डलेगा, एप्पल आईडी उसमें भी सेम होगी और एप्पल आईडी उसमें भी सेम होगी। तो अब ये है कि आपकी फ़ाइल शेयरिंग आसान हो जाती है। एक फ़ोन से आपके मैक के अंदर तस्वीरें आराम से जा सकती हैं, बाकी स्क्रीन मिररिंग हो जाती है। कह लो कि अब सीमलेस कनेक्शन हो जाता है। एक चीज़ से आप एक जगह से कॉपी करोगे, दूसरे में पेस्ट करोगे। इसी इकोसिस्टम बेसिकली कहते हैं। ये अगर आप सेम ब्रांड में रहो ना, तो बहुत अच्छा करता है। जैसे हवावे का अगर आपके पास इकोसिस्टम है, तो वो आपस में बहुत अच्छा काम करेगा। और कुछ ये चीज़ें हैं। अभी अब ऐसा करता हूँ मैं ना, एक्चुअली तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम फ़ोन परचेज़ करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, किसी की भी ले सकते हो। अ, हमें हम एक ना सेट कर लेते हैं कि फ़ोन जो है ना, 85,000 के आस-पास ही हमने फ़ोन लेना है, और हमने अब ये देखना है कि हमें ये मतलब कम से कम पैसों में अच्छे ब्रांड से अच्छा फ़ोन मिले, और मेरा मानना है मेरा मेन फ़ोकस रहेगा इस पे प्रोसेसर। ओके। अब मैं चले जाता हूँ अपने, ठीक है? अब हमें ये चीज़ करनी है कि पहले ना कहीं से प्राइस लिस्ट वगैरह निकाल लेना। तो अब इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ प्राइसो है, काफ़ी रिलायबल वेबसाइट है, मैं वहाँ से भी चीज़ें मँगवाता रहता हूँ। तो अब ये कि जिन क्राइटेरिया को हमने ज़हन में रखा था ना, अब मैं ऐसा करता हूँ मोबाइल सेक्शन में चला जाता हूँ। अब ये पहले देख लेते हैं कि हमें फ़ोन किस ब्रांड की तरफ से चाहिए। अब ये चीज़ है कि मेरा है कि मुझे फ़ोन एक रिलायबल ब्रांड से चाहिए, ताकि ऐसा भी ना हो ना कि खरीदो कुछ देर बाद ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। कि परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो, क्वालिटी ज़ीरो हो, इतना भी नहीं चाहिए। कुछ हद तक रिलायबल भी चाहिए, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो हम ये करते हैं कि हम ना कुछ पहली चीज़ है कि कंपेयर करने के लिए ना हमें पहले कुछ ब्रांड्स को देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं कहता हूँ सैमसंग अच्छा है,
इन्फिनिक्स हॉट सीरीज तक की, नॉट तक या 55 से ऊपर जाना ना वो महंगा हो जाएगा। तो उसमें क्वालिटी के तुम्हें इश्यूज मिलेंगे, बेशक प्रोसेसर बहुत अच्छा ही क्यों ना हो। नथिंग भी अच्छा ब्रांड है। Xiaomi का मेरे साथ कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है जितना मैंने यूज़ किया हुआ है। अलबत्ता इसको भी हम फिर भी कंसिडरेशन में रखेंगे। ओप्पो जो है हमारे पास, ये भी ठीक है। वीवो, ऑनर ठीक है। टेक्नो सेम ऐसे ही। Xiaomi ऐसे ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो मैं ऐसे से कह रहा हूँ कि फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, कंसीडर कर सकते हो। बस एक एक्सक्लेमेशन मार्क ना अपने ज़हन में रखते हुए। तो अब ये है कि हम ना सबसे पहले चले जाते हैं सैमसंग पे। अब सैमसंग के यूजुअली फ़ोन्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ें तुम्हें काफ़ी सुपेरियर मिलेगी। बिल्ड अच्छी होती है, सॉफ्टवेयर फ़िलहाल सबसे बेस्ट है, और इसलिए प्राइसिंग ज़्यादा हो सकती है, तो हमें हो सकता है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा ना प्राइस टू परफॉर्मेंस। सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं, लो टू हाई का, हाई टू लो का, जो मर्ज़ी लगा लो। अब हमारा मेन फोकस है कि हमें चाहिए फ़ोन 85 तक। अब ये देख लो फॉर एग्जांपल, अब ये देखना फॉर एग्जांपल हमारे पास 80 तक ये आ रहा है, A54 है और A35 है। अब ये चीज़ इनमें रखना कि टियर लिस्ट होती हैं, जैसे मैंने कहा ना ए सीरीज़ होती है, ए के अंदर भी पर अब होती है, ठीक है, हर साल नई रिलीज़ होती है। अब ये हमारे पास आ गया है, सैमसंग का A54 है, और 54 एक साल पुराना है कम सीरीज़ का, और ये A35, ये 35 उससे भी 50 सीरीज से लो है, लेकिन ये उससे एक साल नहीं है। अब यह कि फ़ोन ना हमने बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं लेना होता, नया हो तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बेस्ट है। साल तक ठीक है, 2 साल तक थोड़ा सा ना फिर देखना पड़ता है कि अगर थोड़ा और नया हो जाए। 3 साल है, अगर तो तुम्हारा बजट बहुत ही टाइट है, तुम्हें वो फ़ोन बहुत ही पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कोई सैमसंग का कोई अच्छा फ़ोन है, 3 साल पुराना है, देखना है तो देख लो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 3 साल अगर तक पहुंच गए हो ना तो कोई नया ही देख लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास 80,000 तक आ रहा है 54। अब इसमें हमारे पास लगा हुआ है Exynos 1380। अब ये चीज़ है कि अब ऐसे देख के आइडिया तो होता नहीं है। अब माली G67 MP5 ये देख लोगे, लेकिन इससे आइडिया होता नहीं है। अब हम करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर को देखते हैं, बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर को। अब वो करता ही है कि हमें ना पहले ही बता देता है। अब बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब 2 फ़ोन्स हैं, अब हमने चेक करना है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अब ऐसे तो हम स्पेक्शीट खोल लोगे तो आइडिया तो कुछ खास नहीं होना, उसमें इतनी रैम लगी है, इसमें इतने इतने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, इतने कोर्स हैं। ये चीज़ें देखने में कुछ हद तक में भी आइडिया लगा लो, लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता कि ये है तो यही है। हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर का। अब मोबाइल्स के अंदर ना यूजुअली सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, अंटूटू। अब ये ज़हन में रखना, अंटूटू के अब जो सॉफ्टवेयर है, अब हम इन दोनों फ़ोन्स के अंदर रन करेंगे। अब ये चीज़ का ध्यान हो कि अंटूटू का वर्जन 11 है, तो वर्जन 11 ही दोनों फ़ोन्स में रन करना है। वर्जन 10 है तो वर्जन 10 ही दोनों फ़ोन्स के अंदर रन करना है। अब आगे पीछे कर दोगे ना तो उस कोर्स की समझ नहीं लगेगी। तो ठीक है, अब हम करते हैं कि हमारे पास हमारे A54 है आई थिंक। यस ठीक है, A54 5G। खैर 5G को भी देखेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अभी देखो तो 2023 का फ़ोन है, अब ये 3 साल पुराना हो गया, लेकिन ये 50 सीरीज़ का है सैमसंग की। अब सैमसंग के अंदर 0 सीरीज़ होती है, 10 सीरीज़, 20 सीरीज़, 30 सीरीज़ और 50 सीरीज़। और 50 सीरीज़ जो है ना, इनकी एक ही लास्ट है, इसके बाद फिर एस सीरीज़ शुरू हो जाती है। अगर मैंने ये भी खरीदना हो तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैंने ये भी फ़ोन परचेज़ करना हो ना, मैं इसे परचेज़ कर लूँगा। मुझे इतना कोई नहीं होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पुराना ले लिया। 8 GB रैम और 256 इंटरनल है, ओके है। इन चीज़ों को ना डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज वगैरह इन चीज़ों को हम बाद में
देखेंगे, साथ से चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ़ोन के अगर आपने कोई चीज़ देखनी है, पहले प्रोसेसर देखो, फिर उसके बाद देख लो को कितनी चाहिए, रैम कितनी चाहिए, रोम कितनी चाहिए। रैम्स का यूजुअली ना ये हिसाब है कि 4 जीबी तक बस कैजुअल यूज़ में ही है, गेमिंग भी बस हो जाती है। अगर 4 जीबी से ऊपर है, आज के ज़माने की बात बता रहा हूँ, तो 4 जीबी से ऊपर है तो अच्छा है, वेल एंड गुड। 6, 8 इससे आगे ज़्यादा हो तो अच्छी है। 4 जीबी से ऊपर है ना तो अच्छी कंसीडर होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास डिस्प्ले उसके बाद आ जाती है, जो कि मैं इस तरह से करता हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं डिस्प्ले को देखता हूँ कि एमोलेड है, 1080p है, स्टैंडर्ड है 1080p। 2K भी हो सकती थी, लेकिन ठीक है 1080p एमोलेड डिस्प्ले है। मेन चीज़ ये दो ही हैं, सुपर एमोलेड और साथ ही आ गया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 60 से ऊपर भाई हर चीज़ ही स्मूथ लगती है। मेरे पास जो फ़ोन है इसमें खुद 90 है, तो स्मूथ है भाई। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे 90 से ज़्यादा की ज़रूरत है। अब हम सबसे पहले करते हैं कि बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेते हैं कि इसका क्या कहते हैं, स्कोर कितना है, परफॉर्मेंस कितनी है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। हम करेंगे इसे कॉपी, वेबसाइट नैनो रिव्यूज़ की, नैनो रिव्यू वेबसाइट है। अब यहाँ से है कि पहले ही मैं Antutu का बता देता है, नीचे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, Geekbench 6 वगैरह और भी हैं, 3D मार्क, लेकिन हम मेन फोकस ना Antutu पे कर लेते हैं, इसी पे हमारा काम पूरा हो जाता है। अब अगर आप गेमर हो ना तो आपका मेन फोकस होना चाहिए है ग्राफिक्स के ऊपर, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छे, जितनी ज़्यादा स्कोर होगा ग्राफिक्स का दूसरे फ़ोन के कंपैरेटिवली, उतना ज़्यादा अच्छा वो उस फ़ोन से ज़्यादा अच्छी गेमिंग में परफॉर्मेंस देगा। सीपीयू का यूजुअली इतना मसला नहीं बनता, सीपीयू अच्छा होता ही है, मेन हमारा मसला ग्राफिक्स का होता है। हम अब दूसरा हम एक फ़ोन चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास आ रहा है इसी प्राइस रेंज में 80, मतलब इससे 1 साल नया 50 सीरीज़, ये 4 से 1 साल नया है, लेकिन ये कैटेगरी थोड़ी कम है, 30 30 सीरीज़ का ही है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी सेम हुई है, एक्सिनोस 1380। तो भी है कि अगर फ़ोन खरीदेंगे ना तो 50 की जगह मैं तो कहूँगा कि इस वाले पे आ जाओ, क्योंकि 1 साल नया भी है, देखो ये 2024 का फ़ोन है, 1 साल नया है उससे। प्रोसेसर सेम है, तो ऑफ कोर्स जितना नया होगा उतनी ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगी, उतना ज़्यादा फ़ोन नेक्स्ट सालों के लिए रिलायबल होगा। तो बेहतर है कि 30 पे चले जाओ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो सेम है। तो चलिए इस चीज़ का आइडिया हुआ। अब हम एक और फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं, ओप्पो में। ठीक है, अब ये चीज़ है कि गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना जौन सा फ़ोन ले रहे हो, इसकी नई सबसे लेटेस्ट वाली सीरीज़ का नाम क्या है, और जो अभी आपको दिखाई जा रही है सीरीज़ का नाम क्या है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, बजट रख लेते हैं 1,50,000। अब इसके अंदर हम फ़ोन को देख लेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, दो फ़ोन नज़र आ रहे हैं, ओप्पो रेनो 15, ये ऑफ कोर्स 15 है, उससे 2 साल नया है। तो पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं, क्योंकि नया जितना नया होगा उतना बेहतर होता है। तो हमारे पास जो प्रोसेसर यहाँ से निकल के आता है, कोलकम स्नैपड्रैगन 7। अब इन्होंने तो नहीं लिखे, तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें हमारे पास लगा हुआ है कोलकम स्नैपड्रैगन 7। स्कोर चेक कर लेंगे, सेम नैनो रिव्यूज़ पे चले जाते हैं, वहाँ से हम पहले इसका स्कोर निकाल लेते हैं। ठीक है, 1.2 मिलियन है, ओके। अब हम जाते हैं रेनो, ठीक है रेनो 13 प्रो पे। अब ये कि फ़ोन कंसिडर करने से पहले ना उसकी पुरानी जनरेशन्स को ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कि 1 साल पुरानी हो लेकिन स्पेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो हम रेनो 13 प्रो को भी चेक कर लेते हैं। अब ये उससे तो पुराना ही है, मतलब 1 साल पुराना ही है, जो कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका प्रोसेसर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैंने रिव्यूज़ पे चले जाते हैं। अच्छा, अब इसका देखो, अब इसका है 1.7 मिलियन ओवरऑल है,
मतलब साल पुराना है लेकिन इसका 1.7 मिलियन है स्कोर और इसका 1.2 है। ऑफ कोर्स तुम्हें पुराना वाला ही लेना चाहिए, 1 साल पुराना, क्योंकि मसले की बात नहीं है, 1 साल पुराना है लेकिन परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जैसे ही फ़ोन थोड़ा पुराना शुरू होगा ना, तो जो 1.7 मिलियन इसका, यस, ओप्पो Reno 13 Pro, तो इसकी परफॉर्मेंस एज अच्छी करेगी, तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा देर तक चला पाएगा क्योंकि ज़्यादा जल्दी आउटडेट होगा नहीं। तो तुम्हें बेहतर है कि पुराना ही लेना चाहिए। अब ये कि अगर गेम चलानी हो ना तो तुमने पहले कंपेयर ज़रूर करना है इसके ग्राफिक्स को। भाई ग्राफिक्स का ना बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका 4,80,000 तक टच हो रहा है ग्राफिक्स, और इसके 2,46,000। अब ये नंबर्स नहीं है बेसिकली, अब आप दोनों का ना रेशो निकाल सकते हो अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितने परसेंट का फ़र्क है दोनों दूसरे फ़ोन के अंदर। और अगर मैं देखे तो ऑलमोस्ट लाइक डबल का फ़र्क है ग्राफिक्स में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसमें अगर मीडियम सेटिंग्स में चलती है तो उसमें हाई सेटिंग्स में चलेगी, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में